जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से। आज हम राजनीतिक चर्चाओं के लिए हम आए हैं मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी के पास। ये जयपुर और सेक्रेटरी डीसीसी जयपुर शहर से हैं और प्रभारी मालवीय नगर विधानसभा के भी हैं। इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन के ये सदर भी हैं और इनसे हम बात करेंगे राजनीतिक चर्चाओं की जो सोशल मीडिया पर अक्सर होती रहती है। मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सवालों के जवाब थोड़ा तफसील से दें। हमारे व्यूवर्स आपको पसंद करने लगे हैं। जी, तो मेहरबानी आपकी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि शंकराचार्य का जो अपमान हो रहा है, इस पर आप क्या कहें? वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद वला आलिहि व सहाबे अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, प्यारे बच्चों, आपने जो सवाल किया है कासिम साहब, बड़ा ही बड़ा सवाल है। ये जी। बड़ा सवाल इसलिए है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार शंकराचार्य जैसे लोगों को स्नान करने से रोक रही है। रोका जा रहा है उनसे, और फिर उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। तो उनको माघ स्नान के लिए वो जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। उनके साथियों, उनके अनुयायियों के साथ पुलिस बल ने बहुत ज्यादती की है। ये बहुत निंदनीय है, हम इस पे दुख व्यक्त करते हैं। जी। शंकराचार्य बहुत बड़े लोग होते हैं। सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं बहुत बड़े, उनमें से ये एक है, जिनका नाम है जगत गुरु अभिज्ञानंद सरस्वती साहब। हम इसकी मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि जब किसी भी मजहब के साधु संतों के साथ, उनके ज्ञानियों के साथ, उनके लोगों को चलाने वालों के साथ, जो अपने धर्म को चलाने वाले लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, संस्कृति को जिंदा रखने वाले लोग हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना ये देश में, हमारे मुल्क की ये संस्कृति में नहीं है, ना हमारे कल्चर में भी नहीं है। हमारे मुल्क में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ गया। और उनसे पूछा जा रहा है बहुत कम टाइम, शॉर्ट टाइम दे करके कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए कि आप क्या हैं। तो ये सरकार को शोभा नहीं देता, न जेबा देता है। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार को चाहिए कि इनको स्नान कराए। स्नान के लिए वो आए हैं। अब वो ऑलरेडी इतने बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं लोग, जो मजहब को आगे ले जाने का काम करते हैं, लोगों में मेल मिलाप की बात करते हैं, धर्म से लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म का ज्ञानी, उसका जानने वाला हमारे लिए ताकतवर है। हमारे मुल्क के लिए वो ताकत हमको, हमारे मुल्क को भी ताकत देता है, एक ज्ञान देता है। क्योंकि आदमी कितनी भी तालीम ले ले, धर्म से अगर वंचित रह जाता है तो आदमी कभी मुकम्मल नहीं होता है। और धर्म को जानना, धर्म के बारे में बताना, सही रास्ते के मार्ग पे ले जाना, दुनिया में इन्हीं लोगों का काम है। हर मजहब के पीर होते हैं, वली होते हैं, साधु संत होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ये उनमें शामिल है। इनका बड़ा मकाम है हिंदू मजहब में या सनातन धर्म में, सबसे बड़े लोग हैं ये। और ये सरकार कह रही, क्या करने जा रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस स्टेट का मुख्यमंत्री ऑलरेडी अपने आप को साधु संत हैं, वो उनको सोचना चाहिए कि अपने से जो बड़े लोग आ रहे हैं उनको वहां तक ले आगे स्नान कराने में आपको क्या तकलीफ है भाई। और पुलिस ने उनको रोका, उनके लोगों के साथ हाथापाई की गई है, उनके साथ बड़ी बेहुरमती की गई है। उनके साथ वो लफ्ज हम कह नहीं सकते। पुलिस थाने के अंदर उनको बाल पकड़ पकड़ के मारा गया है, तो वीडियो सोशल मीडिया पर अब बताइए, उनके बालों पे हाथ लगा देना, ये जो टीकी होती है ना, ये टीकी साधु संतों की सबसे बड़ी जेवर है, ताज है, उसको आप उसको छू नहीं सकते आप। वो काम इन्होंने किया है, ये गलत है। तमाम लोग में इसमें बहुत ज्यादा रोष है। हमारा हिंदू समाज इससे आहत हुआ है, सनातन के मानने वाले खुद ही इससे आहत है, हम सब आहत हैं। हम कांग्रेस पार्टी भी इसकी मजम्मत करते हैं, मैं खुद भी मजम्मत कर रहा हूँ इसकी। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और हम विश्व गुरु बन रहे हैं बीजेपी सरकार के नेताओं के बयानों के आधार पे। 81 करोड़ आवाम को 5 किलो का जो अनाज है वो हर महीने दिया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है। देखा कासिम साहब, बहुत बड़ा सवाल किया आपने। हमें बड़ी खुशी है कि हम आज दुनिया की तीसरे चौथे नंबर की ताकत हैं, इकोनॉमी है।
एक विशाल मुल्क है। और एक बात बता दूं कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे युवा मुल्क है। हमें फख्र है, हमारा देश युवाओं का देश है, इल्म वालों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, वलियों का देश है, पीर फकीरों का देश। हमें फख्र है। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क विश्व पे हुकूमत करे, विश्व गुरु बने, हम पहली इकनॉमी बने। लेकिन एक जगह हमें बड़ा मलाल होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि 81 करोड़ 65 लाख आदमी को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अनाज का काम है, अनाज पेट को तो भर सकता है, उसके आत्मसम्मान को नहीं भर सकता, आत्मसम्मान को कभी नहीं भर सकता है। तो हम तो सरकार से मुतालबा करेंगे कि ये सरकार अनाज दे रही है, अच्छी चीज है, लेकिन इससे बेहतर होता है कि जमीन पे इंडस्ट्री उतारती, फैक्ट्रियां उतारती, कारखाने उतारते, छोटे उद्योग को डेवलप करते, छोटे व्यापारी को बड़ा बनाते, गांव में कस्बों में बिजनेस के सेंटर्स खोले जाते जिससे लोगों को काम मिलता। इतने आप रोजगार देते थे, तो रोजगार जब आदमी को मिल जाता, साधन मिल जाता, तो पेट भी बढ़ जाता और आत्मसम्मान भी होता। हमारा मुतालबा यह है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्या दुनिया नहीं देख रही है कि भारत में 81 करोड़ 65 लाख आदमी 5 किलो अनाज के लिए वेट कर रहा है, वृद्धा पेंशन के लिए वेट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है ना। हम खुद भी चाहते हैं, हमारा हम सबका देश है ये। भारत में जितने लोग रहते हैं 140 करोड़, वो इस देश के हैं, इस देश के मालिक हैं। सब इस देश को बड़ा बनाना चाहते हैं और मालिक का इतना करम है हमारे ऊपर कि हम युवाओं के देश हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग बुड्ढों के देश कहलाते हैं, जैसे इटली है, जर्मन है, जापान, दुनिया के लोग हैं, चाइना है, परेशानी में पड़ा हुआ है। हमें खुशी है, लेकिन हमारे जवान पढ़ लिख के बेरोजगार होंगे, 5 किलो अनाज में रुके रहेंगे, 1000 महीने का इंतजार करेंगे। अच्छा, सरकार तो 5 किलो अनाज जो बांटती है 81 करोड़ लोगों को, उसको तो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। ये उपलब्धि मानती है, ये हंसने और तकलीफ की बात है। इसमें हंसा तो क्या जाए कि तकलीफ हो रही है, इसको आप उपलब्धि मत बनाइए। आज के युवा ये कहने लगे हमें 5 किलो अनाज ना दिया जाए, हमें काम दिया जाए, हमें फैक्ट्री दी जाए, इंडस्ट्री दिया जाए, हमें बाजार दिया जाए, हमें नौकरी दिया जाए। तो वो उस आत्मसम्मान से जिएगा, पेट भरेगा, उसका दिल भी खुश होगा, उसके घर वाले भी खुश होंगे, दुनिया भी देखेगी। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के लिए टहलता फिर रहा है, घूमता फिर रहा है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। कभी मंदिर मस्जिद लेके चले आए बीच में, कभी क्या लेके चले आते हैं आप। महंगाई पे आपका कोई फोकस नहीं है। मुझे दुख एक बात और बता दूं कासिम भाई, ये होता है कि हमें कब मजदूर की जान की हिफाजत होगी, किसान की मेहनत की कब कीमत मिलेगी, ये कोई परवाह नहीं कि भाई मजदूर की जान की, उसके काम की भी हमको हिफाजत करनी है। किसान की अनाज जो पैदा करता है उसकी कीमत देकर गांव को उठाया जाएगा। याद रखिए, वही मुल्क सबसे अमीर बनता है जल्दी और कहलाता है जिसके गांव के लोग अमीर होते हैं। गांव जब अमीर होता है तो शहर अमीर होता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, गैस 5000 का हो जाएगा, इन चीजों पे कोई नहीं सुनने को तैयार है कि मजदूर की जान का क्या होगा, किसान की मेहनत का क्या होगा, महिलाओं के सम्मान का क्या होगा। इसके सरकार को इस पे ज्यादा सोचना चाहिए। जो सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए, तो सबके लिए क्या हो रहा है? अभी देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क में कासिम भाई पूंजीपति और बड़ा बनता जा रहा है, और बड़ा बनता चला जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसलिए क्योंकि आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है, इस सिस्टम में छोटे उद्योग, एमएसएमई जिसको कहा जाता था, उसकी परसेंटेज लाके नीचे रख दिया आपने। छोटे महलों में जो बाजार मार्केट है उसको छोड़ दिया, बड़े लोगों को आपने बाजार में माल बेचने का ऑर्डर दे दिया। भाई एक फैक्ट्री का मालिक खुद माल बनाएगा और खुद ही माल बेचेगा, तो आप हम क्या करेंगे? उनके सामने आप नहीं टिक सकते। अभी यही हो रहा है कि जो बड़े लोग हैं वो बड़े बनते जा रहे हैं, छोटे लोग छोटे होते जा रहे हैं। तो भाई विश्व गुरु तो हम बन रहे हैं, बन जाएंगे, बनना चाहिए, लेकिन ये इस तरह कैसे बनेंगे जब गांव में हमारे पास सड़कें नहीं होंगी, गांव में कोई स्कूल कॉलेज नहीं होगा। इंसान, हमारे देश की यह हालत है कि बिहार जैसे राज्य हैं, बंगाल जैसे हैं, उड़ीसा है, आसाम है, यहाँ के लोग 10,000 12,000 कमाने नहीं जाते हैं अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई। याद रखिए, वो अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। 12,000 में कहीं दौलत बनेगी क्या उसकी? 10,000 महीने में किसी की दौलत बनती है? मुझे दुख होती है, वो अपनी जिंदगी को सिर्फ बचाने के लिए, पेट भरने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं।
उसके लिए आपने रेल तक नहीं मुहैया किया है। रेल में सेकंड क्लास के बर्थ जो 600 रुपए में पहुंचा जाता था, आपने सब में थर्ड एसी या सेकंड एसी फर्स्ट एसी बना के 3-4 रुपए लिया जा रहा है उन मजदूरों के साथ। मैं एक बार दिल्ली से सफर कर रहा था, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे थे थर्ड एसी के अंदर, वो कह रहे थे भाईजान 11,000 महीना कमाता हूं मैं साहब, और मुझे मजबूरी है, पिताजी बीमार, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। 3 महीने का किराया लग गया, मेरी पूरी फैमिली जा रही है, 3 महीने की तनख्वाह लग गई। तो मैं सरकार से मुतालबा करता हूं, रेल मंत्रालय से, कि रेल मंत्रालय इसके बारे में सोचे कि सेकंड क्लास बर्थ जो बहुत ज्यादा गाड़ियों में होता था, और ज्यादा गाड़ी उसी की चलाई जाती थी जहां 700 रुपए का सफर था, 800 रुपए का सफर था, उसको आप 1800 ले जाए। और आप कह रहे हैं हम सबका विकास, हम चप्पल वालों को जूता पहनाना चाहते हैं, झोपड़ी वालों को महल देना चाहते हैं। भाई कोई महल नहीं मिला किसी को। और ये नया काम कर दिया आपने कि साधु संतों का भी अपमान करने लगे। पहले तो कागज मांगे जा रहे हैं। हाँ, उनसे कागज मांग रहे हैं, उनका प्रमाण मांगा जा रहा है। भाई जिन्होंने घर बार छोड़ दिया मजहब के लिए, धर्म के लिए, उन्होंने ऐसा वेशभूषा रखा और दिन रात मालिक का नाम ले रहे हैं, आपको हमेशा अच्छी बातें बताते हैं हमें, उन आदमियों के साथ ये बर्दाश्त के लायक नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजम्मत करती है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूं। जिन लोगों ने, और देखिए आप, नई बात, कल जब पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार से कि जवाब दे सरकार, तो बोले सरकार ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने किया। अरे भाई, शासन प्रशासन के ऊपर होता है, प्रशासन से कौन पूछेगा? सरकार पूछेगी। तो सरकार ने, बिना सरकार के परमिशन में कैसे हो जाएगा? इससे पहले जब वहां महाकुंभ हुआ, सैकड़ों करोड़ लोग पहुंचे, यही पुलिस, यही सरकार थी, यही शंकराचार्य भी थे जो वहां पर गए थे वहां, उनको तो बाइज्जत ले जाया गया, तब बड़ी इज्जत के साथ, जब कोई ऐसी बात नहीं हुई। अभी क्या हो गया भाई? इससे साबित होता है कि अगर कोई आदमी सच बोलने की ताकत रखता करेगा, उसके साथ आप ये करेंगे, हिंदू मुसलमान होगा, अब शंकराचार्य जैसों का अपमान होगा, तो भाई कब तक ये अपमान होगा? कब तक ये बात करेंगे आप भाई? जी अच्छा, ये बात आपकी मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। एक नया सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा राजस्थान को लेकर। ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजस्थान के अंदर एक प्रॉपर्टी एक्ट आने वाला है। उस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अब अगर कोई भी बहुसंख्यक समाज का आदमी अगर प्लॉट बेचेगा तो वो कलेक्टर की परमिशन से बेचेगा, ऐसा कुछ है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने जी। ये सरकार के पास और कोई काम नहीं है। यानी गरीबों को अमीर बनाने का एक्ट नहीं ला सकते, ये गांव को शहर बनाने का एक्ट नहीं है इनके पास, नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने का एक्ट नहीं ला रहे, कानून नहीं ला रहे, ये नया कानून ला रहे। ये नफरती कानून है जी। ये नफरत फैलाने वाला है। एक समाज दूसरे समाज अलग आपने पहले करवा दिया, हमारे महल्ले अलग हो गए, हमारे बाजार अलग हो गए, हमारी दुकानें अलग हो गई, स्कूलें अलग हो गई, कॉलेज अलग कर दिए गए। आप एक दूसरे बच्चे, आज के जो 25-30 साल के बच्चे जानते नहीं है कि मुस्लिम क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, बुद्धिस्ट क्या है, ईसाई क्या है, जैन क्या है। यही वो भारत है जो एक साथ सबके घर हुआ करते थे, महल्लों में चौक चौबारे हुआ करते थे, सभी अपनी अपनी खाटों पे सोते थे। तो राम प्रकाश आवाज लगाते थे, रहीम कैसा है तू? रहीम लगाते थे सरदार को, सरदार जी तुम कैसे हो? अरे जैन साहब तुम दिखे नहीं। ये हमारा कल्चर रहा है। ये गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का कानून लाया जा रहा है। अरे भाई, जिसकी मर्जी है जो जहां रहता है, जिसको जहां मर्जी है वो जहां रहेगा, उसकी चीज है, वो उसको बेचने का इख्तियार है। अब आप कह रहे हैं कलेक्टर साहब ऐसा कानून लाएंगे जो कलेक्टर साहब उसमें परमिशन देंगे तब वो बिकेगा या क्या होगा? तो लोग उसमें परेशानी ना होंगे भाई। और ये नई चीज क्यों ला रहे हैं आप और कह रहे हैं कि एक समुदाय अल्पसंख्यक हो रहा है। कैसे हो जाएगा भाई? अल्पसंख्यक एक समाज दूसरा समाज कैसे हो जाएगा? जो पहले से बहुसंख्यक है वो सदा बहुसंख्यक रहेगा। अगर मैं मान लिया कि किसी मोहल्ले में 1-2 दुकानें हैं, माइनॉरिटीज की कई इलाके में 1-1, 2-2 दुकानें होती है, उसको कोई डर नहीं है भाई। उसकी सुरक्षा के लिए थाना पुलिस सब है ना। हमारे यहाँ ब्लॉक्स होते हैं, बीडीओ होते हैं, एसडीओ होते हैं, एसडीएम होते हैं, हमारे ऊपर कलेक्टर साहब होते हैं, पुलिस होती है। हर आदमी की सुरक्षा के लिए तो है ना कासिम भाई। सही बात है। ये नई बात आपने क्या ला दिया? ये मतलब है गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया जाए, लोगों को बिल्कुल बांट दिया जाए। हम इस ऐसे एक्ट की मजम्मत करते हैं। हम इसकी जरूरत हमें कतई नहीं है। हमें तो इस वक्त रोजगार चाहिए, महंगाई से बचिए। अरे सरकार का काम है बस्तियां बसाना, बिल्डिंग बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना। इस वक्त पूरे भारत में कासिम भाई नया काम चल रहा है, तोड़ने का काम चल रहा है।
बिहार देख लो, यूपी देख लो, राजस्थान देख लो, जहां भी देखिए तोड़ने का काम। अरे भाई सरकार, तुम कब बनाओगी कोई चीज? तो ये तोड़ने के प्रोग्राम से मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, ये कहूंगा कि पहले तो सिर्फ टारगेट में मुसलमान थे, अब तो बहुसंख्यक भी आ चुके हैं। ये बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। अब तो पहले बहुसंख्यकों तो के मकान तोड़े जा रहे हैं। पहले तो आप एक समुदाय को लेके चल रहे थे और आप कह रहे थे ऐसा नहीं है। हाँ। अब तो हमारे जो बड़े भाई हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उनकी भी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। दिल्ली में लोग रोते फिर रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा मकान को तोड़ा गया, बड़ी मार्केटें तोड़ी गई हैं जो 50-50 साल से थे। तो भाई मेरा कहना है, अगर कोई अनऑथराइज है और आपको ऐसा लगता है सरकार को किसकी जरूरत है, तो उसको नोटिस दीजिए, चस्पा दीजिए, उसे मुआवजा दीजिए, उसको किस कीजिए तो सही। तो अच्छा, ये चीज क्या कोई बड़े इंडस्ट्रीज जो बिजनेसमैन है उनके लिए रास्ते क्या खोले जा रहे हैं? उनकी बड़ी बड़ी कासिम भाई बहुत बड़ा सवाल किया। हमारे यहाँ के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, यानी रास्ते उनको दिए जा रहे हैं। इस तरह से जब मार्केटें खत्म हो जाएंगी तो वही बड़े लोग, धन्ना सेठ जो हजारों करोड़ की बिजनेस करते हैं, वैसे हमें तोड़ के रख दिया है एमएसएमई को, छोटे उद्योग नौकर बनने के अलावा पब्लिक के पास कोई रास्ता नहीं है। इनका गुलाम बनने की तरफ जा रही है पब्लिक, इन अमीरों ने। क्यों? फैक्ट्री में माल वही बनाएंगे, शोरूम लेके वही बैठ गए, तो हमारा माल कैसे बिकेगा? मैंने आपसे खरीदा कोई चीज 100 रुपए की, 102 रुपए की, 5 रुपए की बेचूंगा, जब तो मेरा पेट भरेगा। वो तो 100 में बेच देगा, उसका माल है वो। पब्लिक को मैं आपको बता दूं, एक ये बात होती है कि पब्लिक को फाइनेंशियली इतना तोड़ दो कि वो अपना खुद का रोजगार ना कर पाए और इंडस्ट्रीज के नीचे ही काम करे। ये सरकार की मंशा यही लगती है, ऐसा ही लगता है कुछ। ये मंशा सरकार की ये समझ ही में नहीं आ रही है कि आप किसको बढ़ा रहे हैं। यानी सरकार झूठ बोल रही है कि हम गरीबों को उत्थान कर रहे हैं। भाई हर आदमी आज अपनी इनकम, कैपिटा इनकम भारत के लोगों की, मजदूरों की बहुत कम हो चुकी है रोजमर्रा की, जिसमें किसान सबसे नीचे जा रहा है और सबसे ज्यादा आबादी आज भी हमारे गांव में भारत की रहती है जी। तो ये सरकार इस तरह के काम क्यों नहीं करती है? विश्व गुरु बनना सिर्फ सरकार का लक्ष्य नहीं है, अपोजिशन का लक्ष्य भी है। हर पार्टी ये चाहती है, हर इंसान चाहता है भारत का 140 करोड़ आदमी अपने देश के लिए सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहता है कि हमारा देश सबसे ऊपर होगा। लेकिन ऊपर होगा तो वहां के लोगों को भी तो फायदा मिलना चाहिए। और ये कब होगा? जब देश में आपस में लोगों में मोहब्बत होगा, भाईचारगी होगी, एक दूसरे को हम समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान देंगे, आप सहूलतें फराहम करेंगे, हैं, तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। अगर मुझे अजमेर जाने में यहाँ से 6 घंटा लग जाएगा तो मैं क्या बिजनेस करूंगा भाई? 2 घंटे में अजमेर पहुंचूंगा, जब भी तो सामान लेके आके यहाँ भेज सकता हूं मैं दिल्ली से 6 घंटे के अंदर। सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार गरीबों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। लोगों, सरकारों, हमारे हॉस्पिटलों का हाल ये है कि डॉक्टर की कमी हो रही है, नर्सेज की कमी हो रही है, सरकारी दवाएं नहीं मिल रही है। और देखिए जो कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना बनाई थी, वो बात कहता, इस बात पे ये बात याद आई, जो लोगों को कितना फायदा हो रहा था। आज जो हमारे मुख्यमंत्री योजना बनी हुई है, हमारी 5 लाख सरकार ने बनाई है, ये प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं ले रहे हैं कासिम भाई, बहुत सारे हॉस्पिटल लेते ही नहीं है इसको कि हम नहीं लेंगे। तो सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए। मैं सरकार से इसलिए मुतालबा करता हूं कि ये जो योजनाएं हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल पे लागू किया जाए, क्योंकि सभी आदमी हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे? इतनी जगह है क्या हमारे पास एसएमएस में या जयपुरिया में या कांवटिया में? अचानक कोई बीमार होता है, उस कार्ड को लेके तो कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ हार्ट में लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कुछ। तो सरकार से यह मुतालबा है। इस वक्त मसला है बेरोजगार को रोजगार देना, जो पढ़ना चाहते हैं उनको सही स्कूल दीजिए सरकार। फिर वही कहूंगा मैं आपसे कि कहीं स्कूल है कि दीवार है तो छत नहीं, छत है तो दीवार नहीं, बच्चों के लिए टेबल नहीं, कुर्सी नहीं, टीचर अवेलेबल नहीं। और एसआईआर जो अभी हुआ वो भी आपने देख लिया, वोट एक समुदाय के काटे जाए, देखिए हवामहल में कैसा हुआ, तमाम नेशनल मीडिया पे आ गया। ये कितनी बुरी चीज है भाई। आप जांच पड़ताल पूरी कीजिए, कौन मना किया इससे? शुद्धिकरण करना के कौन मना कर रहा है? किसी मजहब वालों ने तो नहीं कहा शुद्धिकरण मत कीजिए आप, लेकिन शुद्धिकरण का मतलब ये उसको वंचित कर देंगे आप। अच्छा, इस बात को मैं आपके एसआईआर के मुद्दे पर एक बात कहूंगा, ये सबसे ज्यादा टारगेट पे मुसलमान था, जैसे मुसलमानों के वोट काटे जा रहे थे एसआईआर के तहत। लेकिन अब जब जयपुर का जो रेशो आया है, मैं सिर्फ जयपुर की बात करूंगा, बाहर की बात नहीं करूंगा, जयपुर में 10% वोट कटे एसआईआर के अंदर। हालांकि मुसलमान तो 10% नहीं है, लेकिन इसमें जो लोगों को टारगेट बनाया गया वो थे दलित और एससी समाज के। बताइए आप, उनके सबसे ज्यादा वोट कटे। इस सरकार को बहुत सोचने की जरूरत है कि क्या माइनॉरिटीज को खत्म करना, मिसमार करना चाहते हैं,
SC ST के साथ भी आप सौतेला व्यवहार करना चाहते हैं। SC ST और दलित वो भी तो हिंदू है, नहीं, आप फिर वो हिंदुओं के भी वोट काट अजी दिए। हमने कहा वो हमारे मुल्क के मालिक हैं, हमारे मुल्क के हिस्सेदार हैं, वो इस मुल्क के मालिक हैं भाई। जी। हम कहते हैं किसी के साथ शुद्धिकरण में उसका हक नहीं छीनना चाहिए। जो शराइत आपने रखी है उसके अकॉर्डिंग वो आता है तो उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि भारत में भारत की सरकार किस तरह बनती है ये आप सब जानते हैं, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। एक दौर था कि जब जनता चुना करती थी कि हमारा नेता कैसा होगा, अब सरकार चुन रही है कि कौन हमें वोट देगा। सरकार भाई जनता को जो अच्छा लगेगा, जो पार्टी अच्छा लगेगी। भाई आज कल कांग्रेस की सरकार थी, 2023 में जनता ने बदल दिया, आपको सरकार दे दी। जो सरकार राजस्थान में और भारत में चल रही है सारे 11 साल से, भारत में भी चल रही है। तो सारे 11 साल में आपने काम क्या किया वो तो आपने दिखाया नहीं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इस पे नहीं चलेगा। आज की बात कीजिए, जो मौजूदा में जो लोग होते हैं सरकार में उनको काम करना चाहिए। मुल्क को हमें ताकतवर बनाना है, शिक्षित बनाना है, मजबूत बनाना है। और ये कब होगा? जब भाईचारगी होगी, मोहब्बत होगी, अखलाक होगा, एक साथ मिलकर लोग चलेंगे। छोटे उद्योग को आगे बढ़ाया जाएगा, छोटे बाजारों को बड़ा बढ़ाया जाएगा, पढ़े लिखे बच्चों को काम दिया जाएगा, तब ये देश आगे बढ़ेगा। और बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, इसकी अगर मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लूंगा, नोएडा के अंदर एक इंजीनियर की पानी में डूब के, तालाब में डूब के अरे साहब, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम इस घटने पर बड़ी तकलीफ कुन है। आप थोड़ा तफसील से आपकी राय उस बच्चे का जाना बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए। एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चला गया और ये बताया गया कि वहां पे 100 लोग बाहर खड़े हुए थे, वो उसको नहीं बचा सके, जबकि बचाने के साधन हमारे पास बहुत मौजूद थे। हमारी सरकार के पास क्या नहीं है? NDRF है, ये है, वो है, पुलिस है, हवाई जहाजें हैं, हेलीकॉप्टर हैं। मेरा ये मानना है ये कि हेलीकॉप्टर से भी चाहते तो उसमें कुछ डाल करके उस बच्चे को निकाला जा सकता था, बचाया जा सकता था। अब आप सरकार कह रही है कि हम ये बना दिया, हमने वो बना दिया, जांच करेंगे। भाई जिसका लाल चला गया, जिसका बेटा चला गया, वो तो आने से नहीं रहा। तो हम बहुत दुखदाई हैं और उनके माता पिता से सहन शक्ति की अपील करते हैं और सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि वो जो गड्ढा किसने खर्च करके छोड़ा हुआ था, कब से छोड़ा हुआ था, बैरिकेड्स क्यों नहीं था वहां, साइन बोर्ड क्यों नहीं था, पहरेदारी क्यों नहीं थे, वह पहरा देने वाले लोग, जो लोग मर गए। और सबसे ज्यादा इस वक्त हम जो अपने आप को संवेदनहीन हो चुके हैं, मैं खुद अपने आप को भी कह रहा हूं, एक जनता 100 लोग वहां खड़ी हुई, एक आदमी को नहीं बचा सके आप। ये बहुत दुखदाई है, बहुत निंदनीय है। और ये आप क्या समझ रहे हैं कासिम भाई? हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है आजकल ऐसे सैटेलाइट हैं कि ऐसे हादसे को पूरी दुनिया देखेगी। वहां हमारा मकाम क्या होगा? इतने बड़े शहर, मालूम है आपको? एक बात और बता दूं, यूपी का सबसे ज्यादा इनकम GST देने वाला जिला है नोएडा। 1 लाख कुछ हजार करोड़ की वहां से वो मिलती है GST जनाब। वहां का ये हाल है, तो गरीब बस्तियों का क्या हाल होगा? तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत जल्दी इसको संज्ञान लेना चाहिए, भारत की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और हम लोगों में भी चाहिए, इंसानियत को दोस्त जिंदा रखिए। इंसानियत जिंदा है तो सब कुछ है। आदमी तो सब होते हैं, इंसान बनना बड़ी चीज होती है। अरे एक आदमी हमारे सामने जिंदगी की भीख मांगता रहा, हम देखते रहे। ये भारत का कल्चर है। भारत एक दूसरे के साथ चलने वाला आदमी है। भारत एक दूसरा भूखा होता है दोस्त तो उसके लिए आदमी भूखा रह जाता है, पड़ोसी के लिए पड़ोसी भूखा रह जाता है। ये भारत है, इसका कल्चर है। यही गंगा जमनी तहजीब है हमारी, यही मोहब्बत है। यही सभी धर्मों के किताबों ने यही हमें पढ़ाया, सिखाया। सब धर्म के अनुयायियों ने हमें सिखाया, पीर ने, फकीरों ने, आलिम ने, साधु ने, संतों ने, सब ने अच्छी बात की है कि ऐ लोगों मिलजुल के चलो, माँ बाप की इज्जत करो, कानून की इज्जत करो। और आपने देखा होगा कासिम भाई, मैं अपनी बात में हमेशा ये बात कहता हूं हर आदमी से कि भारत के लोगों, है भारत के मालिकों, कानून पढ़ो, कानून समझो, कानून को जानो, कानून को मानो, कानून से डरो। क्योंकि कोई भी मुल्क कानून से चलता है, मोहब्बत से चलता है। एक दूसरे की इज्जत दें, हम सम्मान करें। और सरकार का ये काम है कि जो भूखा है उसके लिए रोटी का इंतजाम करे, जिसके पास घर नहीं उसका घर का इंतजाम करे। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारे कानून में जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए स्कूल का इंतजाम सरकार करेगी, कॉलेज का इंतजाम सरकार को करना होगा। हम एक दूसरे ट्रैवलिंग करते हैं उसका इंतजाम सरकार करेगी ना। रेल बस का कौन बनाएगा? है
हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और आप साधन को बढ़ा नहीं रहे यार, बोले जा रहे हैं हमने ये कर दिया। क्या कर दिया आपने? जब आप आए थे, जब कितनी आबादी थी, आज 140 करोड़ हो गई भाई। तो बच्चे जब बड़े होंगे तो सफर भी करेंगे, वो कॉलेज में पढ़ने भी जाएंगे, वो घर में लोग बीमार होंगे तो हमको उसी हिसाब से हॉस्पिटल भी चाहिए। और हमारा मुल्क एक विशाल मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है और हमें खुशी है। हम बहुत जल्द दुनिया के सुपरमैन बन जाएंगे अगर हम सब मिलकर इसी तरह चलता चाहेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। और मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अब ये बात को उसके बाद ये बात कहना चाहूंगा आपसे कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। जी जी। सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। नाम यहाँ पर नेहरू गांधी मौलाना आजाद रहेगा, नाम यहाँ पर नेहरू गांधी मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। और जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी, हमें वक्त देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी। अगर आपको इनकी बात पसंद आई हो, इनकी बातें अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपकी राय दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।